चलिए, सबके पास किताब है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए हमको। अच्छा, किताब है तो अच्छी बात है। तो शुरू किया जाए। हाँ, वेरी गुड आदित्य। बाज और सांप। वेरी गुड। पहले हम भी तो किताब पा जाए आपकी, कहाँ रखे हैं उसको हम। अच्छा, तो वैसे ही वर्ड नॉट है ओपन करिए। थोड़ा सा गरारा कर लेते ना अरे वो को फ्लो होगा ना बोलिए ठीक है। चलो हमारे नाम और सब बढ़िया है। चैप्टर नंबर 16 है बेटा ना ये। 17। आज इसको डाउनलोड किया तो पता नहीं कहाँ चला गया। एक मिनट रुक जाओ। क्लास 8 हिंदी के नाम ये सबको दिख रहा है चैप्टर। अच्छा, इस पे क्या लिखा है? बाज और सांप देख रहे हो? अच्छा, दोनों नामों को ध्यान से देखो। एक बाज, दूसरा क्या लिखा है? मतलब एक उड़ता है और एक रेंगता है। ठीक, बात समझिएगा। इस पाठ के अगर टॉपिक को देखिए तो लिखा है बाज और सांप, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक उड़ता है और दूसरा चलता भी नहीं है, रेंगता है। ठीक, रेप्टाइल सरीसृप, और दूसरा उड़ता है और ऊंची उड़ान उड़ता है। बाज है ना, ऊंचाई पर उड़ता है, क्योंकि उड़ने को तो मुर्गा भी उड़ता है। बोलिए, उड़ने को तो मुर्गा भी उड़ता है, लेकिन बाज की उड़ान में और मुर्गे की उड़ान में अंतर होता है ना। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। बोलिए। तो इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जब अपने अंदर अगर हम झूठी महत्वाकांक्षा रखते हैं या ऐसा काम जो आपके शारीरिक क्रियाकलाप से भिन्न है उसको करने का प्रयास करिए, तो आपको हानि के अलावा लाभ नहीं होगा। जैसे अगर आप उड़ने का प्रयास करिए, उड़ सकते हैं क्या बिना किसी सहारे की? बोलिए, आप लोग कभी अपने छत से उड़ने का प्रयास किए हैं? नहीं किए हैं ना? कभी करिएगा भी मत, ठीक है ना? तो शुरू किया जाए पाठ को। समझ गए पाठ का थीम क्या है? शुरू किया जाए। चलिए, रिद्धि मिश्रा, शुरुआत आपसे होगी। कहानी है ये, क्या है? कहानी है, हाँ। चलिए, रिद्धि मिश्रा पढ़िए बेटा। तो चलो, आदित्य। हाँ, उनकी जगह तुम लोग, रिद्धि की जगह तुम लोग पढ़ो तो। हाँ, स्टार्ट करो और यहां तक पढ़ो एकदम खींच के। ये जहां तक निशान लगा है, ये देख रहे हो ना? ओके, पढ़ो। पाठ 17, बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां,
टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी ने लेना, ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। ठीक। और कौन है, कौन पढ़ेगा? जिया, एक मिनट को, जिया सिंह, चलिए पढ़िए। तो वहीं से पढ़िए, यहां से पढ़िए, फिर आप यहां से यहां तक पढ़िए तो जरा। ओके सर। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहर धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहर दूर की झाग से सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जना, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ी सुख था। सबसे बड़ा सुख था, बड़ी नहीं, बड़ा। ठीक। अब देखिए, कहानी का नाम क्या है? बाज और सांप। मतलब इसमें दो लोगों की बात की जाएगी, एक बाज की बात की जाएगी, दूसरे सांप की बात की जाएगी। कहानी की शुरुआत देखो कहां से होती है। समुद्र का किनारा है। कहते हैं कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र है, उसके किनारे एक गुफा है और उस गुफा में एक बिल है और उस बिल में एक सांप है। अंधेरी गुफा कहने का तात्पर्य यह है कि गुफा में या जीव जंतुओं के गुफाओं में या बिलों में सदैव अंधेरा होता है। ठीक। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। आप लोग कभी संगम गए हैं या गंगा जी के किनारे गए हुए हैं? आप लोग देखिए कि जब गंगा जी के पानी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी चमकती है कि नहीं चमकती है? चमकती है। और तब जब आपने इतना देखा है तो ये भी देखा होगा कि जो पानी होता है वो आगे किनारों से टकराता है, ये भी देखा होगा। तो बस जो चीज नदी में होती है वही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है। बात समझे? मतलब एक जो नदी का, जो समुद्र का पानी है वह सूर्य की किरणों से चमकता था और आकर उस किनारे पर्वत से टकराता था, उफान मारता था। कौन? समुद्र की तूफानी लहरें। हाँ, ठीक। कहते हैं कि पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। ठीक। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। देखिए, जहां वो समुद्र है और समुद्र के किनारे पर्वत है, उसी पर्वत के बीचों बीच एक नदी बहती थी जो जाकर के समुद्र में मिलती थी। कहते हैं कि लपकती जाती थी। लिखा है ना एक शब्द, लपकती जाती थी। लिखा है कि नहीं? Yes, तो इसका मतलब हुआ कि
कि यह नदी जो है जाकर के कहाँ गिरती थी, उसी समुद्र में गिरती थी। जिस समुद्र के किनारे वह पर्वत था, उस पर्वत पर एक बिल था, एक गुफा थी, उसमें एक सांप रहता था। ठीक, आगे लेखक क्या लिखते हैं कि यह नदी जहां समुद्र से मिलती थी उस जगह पर दूध सा झाग हो जाता था। अच्छा, आप लोग कभी दो नदियों का मिलन देखे हैं? यहां देखिए प्रयागराज में देखे हैं संगम। हालांकि यहाँ वह दृश्य नहीं है, हालांकि इस तरह का दृश्य वहां यहाँ आपको नहीं मिलेगा। आप कभी बनारस जाइएगा तो आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा वहां पर, और दो दो जगहों पर मिलेगा। ठीक है, आप जब कभी बनारस जाइएगा तो बनारस में जब गंगा जी के पास दो नदियां मिलती हैं, एक मिलती है गोमती, दूसरी मिलती है वरुणा। ये दोनों नदियां जहां मिलेंगी बेटा, वहां जो स्थिति लिखी है उस तरह का दृश्य आपको दिखाई देगा। वहां झाग की तरह पानी साफ दिखाई देगा। ठीक, ओके सर। जैसे आप यहाँ संगम में देखते होंगे तो संगम पे आपको ये नजारा कम दिखाई देगा कि दो नदियां मिल रही हैं और पानी झाग की तरह, बल्कि वहां पानियों में अंतर है। पानी थोड़ा काला दिखाई देगा, थोड़ा साफ दिखाई देगा। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया है कि नहीं किया है? यस हाँ, ठीक। आगे देखिए, अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बलखाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वो मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सबसे सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता, सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। ये देखिए प्राकृतिक वर्णन है, किसी भी कहानी में ये प्राकृतिक वर्णन है। ये जो कहानी है बाज और सांप, इसके प्राकृतिक वर्णन किया गया है। यहाँ लेखक ने प्राकृतिक वर्णन किया। इसके लेखक है निर्मल वर्मा। कौन है? हाँ, निर्मल वर्मा। हाँ, ठीक। कहते हैं कि इन सब चीजों को कौन देख रहा है? सांप। और बैठा कहाँ है? अपनी गुफा में, अपने घर में, अपने बिल में। कहते हैं क्या देखता? लहरों का गर्जन। किसकी लहरों का गर्जन? समुद्र की लहरों का गर्जन। ठीक। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां। अब कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है? आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां कहने का यहां क्या मतलब है? आप लोग कभी पहाड़ों पर गए हैं? यस सर। कभी कभी कुछ पहाड़ों की चोटियां इतनी ऊंची होती है कि बादल से टकराने लगती हैं। यस सर। कभी इस चीज को आप लोग महसूस किए हैं? यस सर। हाँ? सर हाँ, तो उसी को लेखक लिखा है। टेढ़ी मेढ़ी बलखाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। टेढ़ी मेढ़ी बलखाती कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब नदी अब पर्वतों के बीच से जाएगी तो कहीं चढ़ाव होगा, कहीं उतार होगा ना। तो जहां पानी नीचे गिरेगा वहां छपाक की आवाजें आएंगी। ठीक। तो इन सब चीजों को जब वह सांप अपनी गुफा में बैठकर देखा करता तो वो बड़ा खुश होता, क्योंकि वह उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता था। दुनिया से सबसे अलग था, सबसे दूर था, न किसी से कोई समस्या थी, न उसको किसी से कोई समस्या थी, सबसे सुरक्षित था। किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण, कोई डर, कोई शंका उसके मन में थी ही नहीं। किसके मन में? सांप के मन में। अब बताइए कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस पैराग्राफ में ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ आपको ना आया हो? बोलिए। नो सर। चलिए अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? एंजल द्विवेदी। चलो पढ़ो बेटा, शुरू करो, शुरू एकदम। The
अंजल द्विवेदी, माइक ऑन करिए बेटा। हाँ पढ़ो शुरू से। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से एक सांप के किसी गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह आधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्दभरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पे लौटने लगा। बच्चे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु उस दूसरे ही उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांस से गिर रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो देखता हुआ उसे घायल पक्षी के पास पहुंचा। उसी तरह कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसकी मन खुश होता हुआ क्यों हम इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। चलो बस रुक जाओ। देखो इसके पहले वाले पैराग्राफ में देखिए अगर, तो सब कुछ एक सांप के बारे में बताया गया कि वह दुनिया से दूर, न किसी से मतलब, न उद्धव का लेना न माधव का देना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, उसी गुफा में बैठा हुआ है, नदियों के जल को देख रहा है, समुद्रों के जल को देख रहा है, मतलब एक निश्चिंत प्राणी की बात की गई है। तभी कहानी में एक घटना घटती, जिसको कहते हैं ना कहानी में ट्विस्ट आता है। अब कहानी में एक घटना क्या घटती है कि एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। अब समझिए, सांप और बाज, शायद बाज मांसाहारी पक्षी है, क्या बोलते हो लोग, कॉर्निवोरस, यही बोलते हो ना मांसाहारी को। यस सर। तो अब देखिए, वो जो बाज पक्षी है वो मांस खाता है। यस सर। अब इधर सांप महाराज अपना कुंडली मार के आराम से बैठे कि दुनिया से कोई डर नहीं है। उसी बीच क्या होता है कि सांप आके गिर जाता है। जैसे आप लोग बैठे रहे, एकाएक छिपकली गिर जाए, जैसे आप लोग क्लास में बैठे रहिए, आपके कॉपी पर छिपकली गिर जाए, बोलिए आप लोगों के तो 12 बज जाएंगे ना एकदम तुरंत। अगर मान लीजिए स्टडी टेबल पे गिर जाए तो मारेंगे, स्टडी टेबल दूर चला जाएगा पैर से। तो वही घटना घटती है यहाँ। एकाएक जो है सांप के गुफा के पास बाज पक्षी आके गिरता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। जख्म माने होता है घाव। किसकी छाती पर थे? बाज के। पंख खून से सने थे। वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। अगर आप कभी किसी घायल पक्षी को देखे हैं, बोलिए। और जितनी भी हरकतें यहाँ बाज कर रहा है, उसके पंख जो है खून से सने हैं, जमीन पर लौट रहा है। एक घायल पक्षी ठीक वही हरकत करता है जो यहाँ वर्णन किया गया है। बोलिए रिशु, आज आ गए बेटा। घर वालों को बेवकूफ बनाते बनाते आज अंत में पोल खुली गई। क्यों? अब तो पढ़ना पड़ेगा। एकदम नियमित क्लास में रहिए, प्रॉपर। ठीक, यहां तक समझ में आया सबको? जोर जोर से हाँफ रहा था। धरती पर लौटने, यहां तक हो गया था ना, धरती पर लौटने लगा, यहां तक हो गया था। कहते हैं कि डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अच्छा, बाज को गिरते हुए छटपटाते हुए कौन देख रहा है? सांप।
कौन देख रहा है? सांप। और जैसे ही सांप बाज को देखा एकदम डर गया कि अरे बाप रे बाप, ये कहां से आ गया, अभी तक तो मैं निश्चिंत था, ये आएगा तो हमको खा जाएगा। बोलिए होता है ना? फिर लेकिन उस सांप को ये दिखाई दिया कि ये बाज जो है काफी घायल अवस्था में है, छटपटा रहा है। इसका मतलब कि इसकी मृत्यु अब निकट है। जीवन के अंतिम दिन गिनने का मतलब होता है कि इसकी मृत्यु निकट है। पहले तो वह सिकुड़ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको हिम्मत आई कि अरे नहीं यार, चलते हैं, देखते हैं, ठीक। और धीरे धीरे वह अपनी जाति के अनुसार रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास पहुंचा और उसको देखकर खुश हुआ। किसको देखकर के खुश हुआ? कौन खुश हुआ? कौन खुश हुआ? सांप खुश हुआ और उससे पूछ बैठा, क्यों भाई, मरने की इतनी जल्दी क्या है? ठीक, समझ गए? क्या पूछा कि मरने की? कौन पूछा? किससे पूछा? किससे पूछा? चलो सही, चलो ठीक है। अगला कौन? ऋषु, आज आए हो क्लास में तो पढ़ो। चलो पढ़ो तो यहाँ से। बाज ने एक लंबी, चलो यहाँ से पढ़ो तो। बाज ने एक लंबी आ भरी, ऐसा ही दिखता है आखिरी घड़ी का पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा। दूर दूर तक उड़ाने भरी है आकाश की आसमीन ऊंचाइयों को, अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बस रुक जाओ, रुको। अब देखिए इस पैराग्राफ में ऊपर जब सांप देखा बाज को तो कहता है कि क्यों भाई, मरने की इतनी जल्दी क्या? तो बाज भी सुना बहुत ध्यान से उसकी बात। कहा, आए तुम भी ऐसी बात बोल रहे हो? तो फिर बाज क्या करता है, उसको उत्तर देता है। किसको उत्तर देता है? सांप को। और कहता क्या है कि हाँ भाई, लगता तो ऐसा है जैसे कि मेरी जीवन यात्रा अंतिम समय में चल रही हो, या मेरे जीवन का अंत अब होने वाला है। कहते हैं ना कि दिखता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है, मतलब कि अब मुझे मेरी मृत्यु निकट है। लेकिन फिर क्या कहता है कि लेकिन मुझे इस बात का कोई शिकायत नहीं है, मतलब मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। जिया सिंह क्या कर रही हो? क्या कर रही हो जिया? कहां बात कर रही हो? वही सांप कहता है। उसमें जब बाज कहता है सांप से कि मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को खूब जिया है और जिंदगी में जितने सुख उठाने चाहिए लगभग मैंने हर सुखों को उठाया है। जब तक मेरे शरीर में जान था, मतलब जब तक मेरे शरीर के अंदर ये दमखम था कि मैं कुछ कर सकूं, जीवन में आगे बढ़ सकूं, वो मैंने सभी काम किए। लेकिन दुर्भाग्य तुम्हारा है। बाज कहता है सांप से कि दुर्भाग्य तुम्हारा है कि तुम कभी उड़ नहीं पाओगे, कभी आकाश का मुंह नहीं देख पाओगे। क्योंकि बाज के साथ ये तीनों चीजें थी, वो धरती भी देख सकता था और आकाश भी देख सकता था, लेकिन सांप के साथ यह समस्या है। सांप उड़ सकता है क्या? आपने पिक्चरों में उड़ के काटते हुए देखा होगा, लेकिन कभी उड़ते हुए सांप को आप आज तक नहीं देखे होंगे। बोलिए, यस सर। बात में सच्चाई है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी को? नो सर। ठीक, अगला कौन पढ़ेगा? सर मेरा नेम बताओ। क्या? कौन पढ़ेगा?
सुमित सिंह, पढ़ो 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 सुमित पढ़ो। संध्या रुको बेटा, रुको रुको, पढ़ाएंगे तुमसे भी, घबराओ मत। चलो सुमित पढ़ो। सबको हो गया सर, बस थोड़ा सा ही बचा है ये और ये सब हो गया। सुमित पढ़िए भाई। चलो ठीक है, रुक जाओ, रुको रुको। देखिए, जब उधर बाज कहता है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं ले पाओगे, तो सांप फिर उसको उत्तर देता है क्या कि आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा, मतलब आकाश में मेरा क्या काम, ठीक। और आकाश में रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। जब उससे बाज कहता है कि तुम आकाश में नहीं उड़ सकते, तो वही सांप पलट कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा आकाश नहीं चाहिए। जिस जगह में मैं उड़ नहीं सकता, उसको रेंग नहीं सकता, उस जगह में मैं जाकर क्या करूंगा, ठीक। फिर कहता है कि तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक, मतलब कि तुम्हारी जगह, तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह ठीक हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या है? ये गुफा। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। सांप देखो क्या सोच रहा है कि बाज कितना मूर्ख है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उड़ने और रेंगने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसको ये पता था कि अंत में तो सबको मरना है और मरने के बाद सबको मिट्टी में मिल जाना है। तो अगर कोई उड़ रहा है तो कौन सा तीर मार ले रहा है, और मैं रेंग रहा हूं तो कौन सा तीर मार ले रहा हूं। बड़ा आध्यात्मिक सा सांप लग रहा है ना, एक तो लग रहा है साधु महात्माओं की बात कर रहा है, क्यों? यस किसी कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? नो सर। अगला पैराग्राफ पढ़ोगे? अच्छा साहब, यहां तक कोई दिक्कत? ये पहले बता दो, यहां तक। नो सर। और नाम बताओ पहले, मैं पढ़ूं। उत्कर्ष उत्कर्ष पढ़ो सब। जिया रुको, खुशी रुको 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 रुको, सबसे पढ़वाएंगे। उत्कर्ष भाई रोज रोज नहीं आते हैं ना, कभी कभी आने वाले हैं। उत्कर्ष पढ़ो तो। ओके सर। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलिंग और अंधेरे के डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। चलो ठीक है, मैं भी रुक जाओ 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 बेटा। देखो, जब यहां तक बात हो गई कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तो जो बाज था, वो जो सोया हुआ था, गिर के छटपटा रहा था, उसने हल्की सी अपनी गर्दन उठाई और जिस गुफा में सांप रहता था उस गुफा को ध्यान से देखा। और क्या देखता है कि वो गुफा कैसी थी? ये गुफा का वर्णन है। चट्टानों में पड़ी दरारें, पानी में गुफा जो दरार थी, चट्टान की दरार थी, इससे पानी टपक रहा था क्योंकि नदी बहती थी अगल बगल से, ठीक। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। सीलन किस लिए? नमी किस लिए? क्योंकि पानी है अगल बगल और अंधेरा है, सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा, तो दुर्गंध ऑलरेडी हो जाएगी। कहते हैं कि मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई।
ये किसका वर्डन है? गुफा का वर्डन है। गुफा में कौन रहता है? बोलिए जल्दी। सांप। ठीक। फिर कहते हैं कि बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट उठी। यह सब देख करके बाज के मन में यह हुआ कि एक बार मैं आकाश में काश उड़ पाता। ठीक, बात समझ में आ गई? यस सर। और किसी कोई समस्या? नो सर। चलिए, कौन पढ़ेगा? सुमित रुको। संध्या पढ़ो। संध्या पढ़ो भाई, हाथ उठा के कहा गई? पढ़ो। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप चिरपिटा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आग के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश कर? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या है? बेटा बात नहीं, बस रुक जाओ। पहले तो बात कौन कर रहा है ये बताओ। प्रियांश यादव। बेटा कि तुम कैमरा छिपा के बैठे हो, केवल दीवार दिखा रहे हो, पंखा दिखा रहे हो, दूसरी बात की बात कर रहे हो, और तीसरी बात की ड्रेस में नहीं बैठे हो। बोलो, ड्रेस कहां है तुम्हारा? देखो, इन सब के बाद जब बाज इतना सोचता है कि काश मैं एक दिन के लिए उड़ सकता, और काफी दर्द भरे स्वर में कहता है, तो सांप को लगता है कि अरे ऐसी क्या बात है उड़ने में। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। किसके मन में? सांप की, जिसके वियोग में बाज व्याकुल होकर इतना छटपटा रहा था। जब बाज कहता है कि काश एक बार मैं और उड़ पाता, तो यह जब सुनता है, सांप सुनता है, तो उसको लगता है कि अरे आकाश में ऐसे क्या जैसे कितना परेशान है उड़ने के लिए, जबकि इसके पास उड़ने की शक्ति तक नहीं है, यह कभी भी मर सकता है, फिर भी यह उड़ना चाहता है। तो फिर कहता है बात से कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है कि तो तुम जाकर के पर्वत के उसके ऊपर से चढ़ के उड़ जाओ। हो सकता है तुम्हारे पैरों में थोड़ी बहुत जान बाकी हो जिससे तुम उड़ जाओ। प्रयास करने में क्या हर्ज है? देखो, एक सांप एक बाज को शिक्षा दे रहा है कि प्रयास करने में क्या हर्ज है, हो सकता है तुम उड़ ही जाओ। बोलिए। यस सर। अपने जीवन में आप लोग भी ऐसे अपना उपाय अपनाइए कि प्रयास करने में क्या हर्ज है, हो सकता है हो ही जाए। ठीक, बोलिए। यहां से कल पढ़ाएंगे, और यहां तक जिसको जो दिक्कत हो पूछ लीजिए, जिसको जो भी समस्या है पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा शब्द जो आपको समझ में ना आया हो